नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन लोकार्पण के बाद अपनी चुनावी रणनीति यानी 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बड़ा बदलाव का मतलब है कि वो जो विपक्ष की कोशिश है और विपक्ष एक जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, पहली बात तो उस परसेप्शन को, उस धारणा को तोड़ने की कोशिश। विपक्ष ये परसेप्शन बना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों के, रीजनल पार्टीज के खिलाफ है। पार्टी को लग रहा है कि इस परसेप्शन को, इस धारणा को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में क्षेत्रीय दलों के का साथ लिए बिना केंद्र सरकार के लिए अपना काम करना, अपनी योजनाओं को लागू करना, आगे बढ़ाना, देश के विकास को तेज करना, इन सब में दिक्कत होगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों से अच्छे संबंध चाहती है, वो सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो। और उसके अलावा उसकी रणनीति दूसरा, उसका जवाब देने के लिए, इस धारणा को तोड़ने के लिए जो उसकी जवाबी रणनीति है, उसमें यह है कि जहाँ जहाँ जिन राज्यों में संभव हो नए साथियों की तलाश की जाए, या पुराने साथियों में से कुछ के साथ फिर से जो है गठबंधन की बात चलाई जाए। तो अब इसके लिए जो है पूरा जो एनडीए का स्वरूप है उसको बदलने की कोशिश हो रही है। आपको याद दिलाएं कि एनडीए जो है यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये बना था 1998 में, जब अटल जी की पहली गठबंधन की सरकार बनी थी। वैसे तो 96 में वो 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन समर्थन उस समय मिला नहीं था। तो बीजेपी ने 1998 में तय किया, एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाया, और उसमें अपने जो कोर इश्यूज थे, 3 मुद्दे, अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर, कॉमन सिविल कोड, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, इन तीनों मुद्दों को छोड़कर गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन के, उस एनडीए को बने हुए 25 साल हो रहे हैं। देश में कोई भी गठबंधन इतना लंबे समय तक नहीं चला। ये अलग बात है कि उसमें पार्टियां आती रहीं, जाती रहीं, उसका स्वरूप बदलता रहा, लेकिन एनडीए अब भी बना हुआ है। ये ठीक है कि जब 1998 में बना था तो उसमें बहुत सारी पार्टियां थीं। उसकी वजह भी थी कि बीजेपी को ज़रूरत भी थी। 98 में बीजेपी को 182 सीटें मिली थी, अब बीजेपी के 303 हैं, इससे पहले 283 थी। तो उसको स्पष्ट बहुमत खुद अपने दम पर हासिल था, तो समर्थन की उतनी बड़ी ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी पार्टियों को भी, जिनको लगा कि अब जो है वो सत्ता में बंटवारा, उस तरह से सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, या फिर उनको चुनावी फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखा, तो वो चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से एनडीए को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें 2 चरण हैं। पहला चरण है नए एलाइज को लाने की कोशिश, और दूसरा है पुराने जो एलाइज हैं, जो साथ छोड़कर जा चुके हैं, उनमें से जो आने के इच्छुक हों और जिनके आने से दोनों को फ़ायदा होने वाला हो, ऐसे दलों को जोड़ने की कोशिश। तो जो नए एलाइज को लाने की कोशिश हो रही है, उसमें सबसे पहला नाम है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का, और उनकी पार्टी वाईआरसीपी। पार्टी को लगता है कि जगन मोहन रेड्डी के आने से एनडीए का स्वरूप और उसका कद भी बढ़ जाएगा। एक राज्य में सरकार है, एक तरह से जो है एकाधिकार है आंध्र प्रदेश की राजनीति पर जगन मोहन रेड्डी का। 175 में से 151 सीटें जीते हैं। अगली बार भी सरकार आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है। 25 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 22 सीटें जीते थे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पिछले अपने एपिसोड में कही थी कि जगन मोहन रेड्डी इच्छुक हैं एनडीए में आने के और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने की। तो दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों की मर्जी है, तो इसलिए जो है उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी पार्टी वो है, अब ये इत्तेफाक की बात है कि जो 3 पार्टियों की बात करने जा रहा हूँ, वो तीनों दक्षिण, या 4 पार्टियों की, चारों दक्षिण भारत की पार्टियाँ हैं। दूसरी पार्टी है जनता दल सेक्युलर। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में एचडी देवगौड़ा आए, ये तो बात समझ में आती है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे संबंध हैं, इसलिए उन्होंने आने का फैसला किया। लेकिन जो बात एचडी कुमारस्वामी ने कही, कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से बोले, वो एक नया संकेत देती है। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में हुआ क्या, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई वोकालिगा समुदाय के वोट तोड़ने की,
जेडीएस से। इसमें उसको कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन मामला इसी से गड़बड़ हो गया कि उसको पूरी सफलता नहीं मिली। जेडीएस के कुछ वोट टूटे, उससे हुआ ये कि जेडीएस का तो नुकसान हो गया, उसका सफाया हो गया। उसको कमज़ोर होते देखकर जो है उसका जो मुस्लिम वोट था वो कांग्रेस के साथ चला गया। तो जेडीएस का नुकसान हुआ, लेकिन बीजेपी का फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा हो गया कांग्रेस पार्टी का। अब बीजेपी को लगता है कि उसको वोकालिगा समुदाय को रिझाने का एक और मौका मिल सकता है, और जेडीएस को और एचडी कुमारस्वामी को भी लगता है कि अगर पार्टी का सर्वाइवल होना है, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना है, तो इस अलायंस की ज़रूरत है। विधानसभा चुनाव अब 5 साल बाद होने हैं, तो उसकी चिंता अभी दोनों पार्टियों को फिलहाल नहीं है। सामने लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में एचडी कुमारस्वामी देख चुके हैं और बीजेपी भी अनुभव कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में वोकालिगा समुदाय बड़े पैमाने पर, खासतौर से अर्बन इलाकों में, और जो यूथ है उनका, युवा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया। तो ये अलायंस, बीजेपी पिछली बार 25 सीट जीती थी, एक उसके समर्थन से निर्दलीय जीती थी, तो कुल 26 सीटें थी। तो 3 या 4 सीटें देकर जेडीएस से समझौता हो सकता है कर्नाटक में, और ये एक तरह से सुनिश्चित कर देगा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, या कहें कि पिछली जीत को दोहराने जैसा। तो दूसरे एलआई के रूप में बीजेपी जेडीएस को देख रही है। तीसरा, इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, वो है पवन कल्याण की जनसेना पार्टी। अब चूंकि जगनमोहन रेड्डी से समझौता करना चाहती है पार्टी, और जगनमोहन रेड्डी भी चाहते हैं, इसलिए भाजपा केवल पवन कल्याण की पार्टी से तेलंगाना में समझौता करना चाहती है, चंद्रबाबू नायडू से नहीं। चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी तेलुगु देशम का हाल वही है जो बिहार में नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड का है। नेता और पार्टी दोनों शरण की ओर है, दोनों का बहुत तेजी से जनाधार घटता जा रहा है, लोकप्रियता घटती जा रही है, उनकी स्वीकार्यता घटती जा रही है। इसलिए टीडीपी से समझौता करने में बीजेपी को कोई फायदा नजर आ रहा है। तो ये 3 नई पार्टियां हैं जिन पर अभी तुरंत काम हो रहा है। इसके अलावा दूसरे चरण में ऐसे दलों को जो साथ हैं, साथ को लेकर कुछ उहापोह है, उसको पक्का करना, संदेह दूर करना, और जो छोड़कर चले गए उनको वापस लाने की कोशिश। जो साथ हैं और उहापोह है, उसमें है तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक। बीच बीच में इस तरह की खबरें आती रहती हैं, इस चर्चा होती है कि बीजेपी अकेले लड़ना चाहती है। बीजेपी का एक वर्ग है तमिलनाडु में जो अकेले लड़ना चाहता है, लेकिन अब पार्टी ने मन बनाया है कि अन्ना द्रमुक के साथ ही चुनाव लड़ना है, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी जो है काफ़ी समय है, 2026 में होना है, 2026 में, तो इसलिए जो है कोई अभी उसके बारे में जल्दबाजी नहीं है। लेकिन अभी बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। उसके बाद नंबर आता है पंजाब का। पंजाब में अभी हाल ही में जालंधर का उपचुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें बीजेपी को जितने वोट मिले और अकाली दल को, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो जो विनिंग कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का था उसके काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। तभी से ये चर्चा शुरू हो गई है। और अब जो है, जो नई रणनीति बनी है बीजेपी की, उसको देखते हुए भी बीजेपी को लगता है कि पंजाब में अकाली दल से समझौता करने से एनडीए का आकार तो बढ़ेगा ही, उसके अलावा उसकी स्थिति बेहतर होगी। अकाली दल को भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि बीजेपी उनके साथ समझौता करने को, गठबंधन करने को तैयार हो जाए। केंद्र में सरकार है बीजेपी की, एक बड़ा एडवांटेज है जिसका फ़ायदा अकाली दल को मिल रहा था। उनकी ओर से हरसिमरत कौर बादल केंद्र में मंत्री थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी। गठबंधन टूटने से वो चला गया, और अकाली दल को दिखाई दे रहा है कि 2024 में भी बीजेपी लौटकर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, तो बीजेपी के साथ रहने में फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस नुकसान में जहाँ पर पहुँच गई है अकाली दल, उससे नीचे जाने की उसके लिए जगह ज़्यादा बची नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की, उसके साथ फिर से गठबंधन करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने देखा विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से समझौता किया, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ, बीजेपी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान हुआ। तो उस नुकसान को अब नहीं होने देना चाहती पार्टी, और ओम प्रकाश राजभर भी, उनका मन भर गया है अखिलेश यादव से,
अखिलेश यादव से नाता टूट गया है और अखिलेश यादव के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं और बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। तो ये समझौता होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दोनों को इस पर इसकी औपचारिक घोषणा भर करना है। इसी तरह से बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, इन दोनों को एनडीए के फोल्ड में लाना चाहती है बीजेपी। चिराग पासवान का आना लगभग तय है क्योंकि उनका एक पैर पहले से ही जो है एनडीए में है। बात यह है कि उनके और चाचा के बीच में समझौता कैसे हो, कैसे कराया जाए, और वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है भाजपा के लिए। वो जिस दिन तय कर लेंगे कि कराना है उस दिन हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी आने के लिए इच्छुक तो हैं ही, वो जेडीयू से निकल चुके हैं। उनको जिस तरह से केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी है उससे ये संकेत मिलता है कि वो अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का आकलन है कि उसकी सीधी लड़ाई आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से है। जेडीयू उसमें कहीं आती नहीं है। जेडीयू का जनाधार और नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार तेजी से नीचे जा रही है, तो जेडीयू कोई फैक्टर नहीं रहेगी, खासतौर से लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार कितना भी विपक्षी एकता का दूल्हा बनने की कोशिश करें या जो है गठबंधन कराने का जिम्मा लें, लेकिन उससे बिहार में लोकसभा चुनाव में जेडीयू पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो जेडीयू का जो जनाधार है अति पिछड़ा वर्ग का, वो एमवाई समीकरण के विरोध में बीजेपी के साथ आने को तैयार है। बीजेपी को इसका एहसास है, इसीलिए जो है अति पिछड़ा वर्ग से पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है सम्राट चौधरी को। तो बिहार को लेकर बीजेपी उतनी ज़्यादा चिंतित नहीं है। देखिए, 3 राज्यों में गठबंधन टूटा। पंजाब के बारे में बता दिया मैंने, दूसरा था बिहार के बारे में बीजेपी को ज़्यादा चिंता नहीं है, खास तौर से लोकसभा चुनाव के लिए। और अगर इस बीच में लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं, जिसकी संभावना बड़ी प्रबल है, तो फिर बीजेपी के लिए रास्ता थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी के बाद आरजेडी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो तेजस्वी की तरह पार्टी को संभाल सके। बीजेपी के लिए एक चिंता वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के बाद जमीन पर क्या अंतर आया है, इसका आकलन करना अभी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जेपी नड्डा पिछले दिनों मुंबई गए थे। वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनकी लंबी बातचीत हुई। उनसे कहा गया कि आप राजनीतिक रूप से और ज़्यादा सक्रिय होइए। उद्धव ठाकरे को सिंपैथी का फायदा नहीं मिलना चाहिए। ज़मीन पर जो कैडर है उसके मन में निराशा नहीं आनी चाहिए, उसके मन में जो है वो ये भाव नहीं आना चाहिए कि उसने उद्धव ठाकरे को छोड़कर गलत किया। तो महाराष्ट्र का घर जो है, और दूसरा उनको समझाने की कोशिश हो रही है कि इस मुगालते में मत रहिए कि पुरानी शिवसेना जो टूट से पहले की शिवसेना थी, उसको जितनी सीटें लोकसभा और विधानसभा की मिलती थी उतनी आपको मिलेंगी, उतनी सीटें नहीं मिलने वाली। आपकी ताकत घटी हुई है, इसलिए उसी के अनुसार जो है वो सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, और एनडीए को नया स्वरूप देने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से इस बात का प्रचार करेगी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से क्षेत्रीय दलों के साथ काम करने, क्षेत्रीय दलों से गठबंधन बनाने में हमेशा से रुचि रखती रही है, आगे रही है। इसके उलट कांग्रेस पार्टी 2004 से पहले तक क्षेत्रीय दलों से किसी तरह के गठबंधन संबंध के खिलाफ थी। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद ही यूपीए बना, और जैसा कि होता है सरकार जाने के बाद बहुत से साथी छूट जाते हैं, यूपीए के मामले में भी ऐसा हुआ। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये जो बीजेपी बनाम रेस्ट बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल कर रहे हैं वो न बनने पाए। एक, क्षेत्रीय दलों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, इस धारणा को, इस मिथ को तोड़ना है। तीसरा, एनडीए का विस्तार करना है। चौथा, एनडीए को नया स्वरूप देना है, और एनडीए के 25 साल चलने को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करना है। ये बीजेपी की मोटा मोटी रणनीति बनी है, जिस पर काम शुरू हो गया। ये सब फैसले, उनके बारे में चर्चा 28 मई को नई लोकसभा के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री के साथ वरिष्ठ पार्टी नेताओं और मुख्यमंत्रियों की बैठक में हुआ। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी आपको एक नए मोड में दिखाई देगी, नई ऊर्जा के साथ नई दिशा में बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसने कर्नाटक की हार को पीछे छोड़ दिया है,
उससे अब पार्टी उबर गई है और उसने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।